ओके, सबका यहाँ पे ध्यान। व्हाट इज रेशियो? ओके, रेशियोस। रेशियो को आप किस तरह से जानते हो? वी कॉल इट एज अ प्रपोर्शन। अब ये प्रपोर्शन किसका होगा? तो इन सिंपल थिंग, अगर आप किसी का प्रपोर्शन ढूंढते हो तो वो कैसा होना चाहिए? रिलेटेड। अब ये रेशियो हेल्प कहाँ करेगा? द फर्स्ट थिंग इज दैट, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट वन कंपनीज। 2 साल की बात करेंगे। एक साल था ईयर 2020 और दूसरा साल था 2021। अब यहाँ पे 12th में हमने सीखा था ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज। ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट और सेल्स का परसेंटेज, कि सेल्स के कितने परसेंटेज आप ग्रोस प्रॉफिट अर्न करते हो, इसे हम ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं। सेकेंड लास्ट बेंच। तो इन 2020 द जीपी परसेंटेज, ग्रोस प्रॉफिट का परसेंटेज, उनका मार्जिन नियर 12% था। बट इन 2021 ये मार्जिन बढ़ के नियर 80% हो गया। द नेम ऑफ द कंपनी इज टिस्को। फुल फॉर्म ऑफ द टिस्को इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बोलो, ये टाइमिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जीपी परसेंटेज इतना बढ़ गया? बिकॉज नॉर्मल बिजनेस में ग्रोस प्रॉफिट का मार्जिन इतना तो फ्लक्चुएट नहीं होता। तो क्या हुआ था? ऐसा कुछ हुआ था ना? हाँ, कोविड। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? डिप्रेशन हो गया था, सारे बिजनेस बंद हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने पैसे इन्फ्यूज किए। हमारी गवर्नमेंट ने नहीं, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट कैसे पैसे डालेगी मार्केट में? सब्सिडी तो इज वन ऑफ द वे। बट किसी के पास पैसा ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, कमाता ही नहीं है, तो सब्सिडी लेके क्या होगा? गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा पैसा कैसे डाला? कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट थे, नए ब्रिज बनाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, रोड बनाने का, तो इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने ये काम चालू कर दिया। जिससे क्या हुआ? सप्लाई, डिमांड बढ़ गई। सीमेंट, स्टील, सभी कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, तो उनका प्रोडक्शन चालू हुआ, तो उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, तो वहां के लोगों की इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ गई तो उनका स्पेंडिंग बढ़ गया, और धीरे धीरे डिप्रेशन कंट्रोल में आ गया। बट गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। टाटा स्टील क्या बनाती है? स्टील। अब स्टील के अंदर तो क्या होता है? उसका बेसिक रॉ मटेरियल होता है आयरन और, बराबर। तो आयरन और तो टाटा के पास 99 ईयर्स की लीज पे है, छत्तीसगढ़ और बहुत सारी जगह पे। तो वो माइंस में तो उससे तो आयरन और निकालने का खर्चा थोड़ी बढ़ेगा, वो तो उतना ही रहेगा ना। पहले भी आयरन और निकालते थे और अब आयरन और निकालते हैं। पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ गया तो थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़ेगा, बट उतना तो नहीं बढ़ेगा ना। बट स्टील का प्राइस क्या हो गया? 3 या 4 गुना हो गया, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो यहाँ पे जो जीपी परसेंटेज चेंज हुआ, उसका रीजन है मेरे पास। बट और एक कंपनी की बात करता हूं। द नेम ऑफ द कंपनी इज कुशल। नाम नहीं सुना ना? यस। उसकी कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पे है? वडोदरा। और कहाँ पे? अलकापुरी में सीताराम चैम्बर है ना, वहां पे 2 शॉप है, वो उसकी कॉर्पोरेट ऑफिस है। उसका एनुअल रिपोर्ट मैंने पढ़ा ना, उसका प्राइस 10 पैसे से बढ़ के 600 रुपए तक हो गया था।
और उसका एनुअल रिपोर्ट देखा तब मुझे पता चला कि वो कंपनी तो अमेजोन और गूगल से भी ज्यादा बिजनेस करती है। मीन्स सब कुछ ऑन पेपर ही था, और जो ट्रेडर होते हैं उन्होंने उसका प्राइस इतना बढ़ा दिया और बाद में डंप करना चालू किया, तो बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए। अब इसका जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन था वो हर साल बढ़ रहा था, बट वो क्या बिजनेस करती है, कैसे बढ़ रहा है, उसका कोई वैलिड रीजन हमारे दिमाग में नहीं आया। तो ये रेशियो एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या हेल्प करते हैं कि कंपनी के अंदर जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है उसके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में या उसके पास्ट के कंपैरिजन में, तो वो चेंजेस मुझे क्या इंडिकेट करेगा, रेशियो के द्वारा मैं वो मेजर करूंगा और उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूंगा कि भाई मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने। बराबर। तो ये हो गया बेसिक इंपोर्टेंस ऑफ द रेशियोस। अब यहां पे समझते हैं मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो इज व्हाट? इट इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। मीन्स रेशियो तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, बट उसके पीछे का रीजन आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये रिलेटेड है या नहीं है। और अकाउंटिंग रेशियो क्या है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका रेशियो अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एज अरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। अब रेशियो कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? एक प्योर रेशियो दैट इज 5:3, इट इज कॉल्ड प्योर रेशियो। परसेंटेज 20% ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, ये परसेंटेज हो गया। और टाइम्स क्या इंडिकेट करता है कि सपोज स्टॉक टर्नओवर रेशियो 12th में हमने सीखा था ना। स्टॉक टर्नओवर क्या इंडिकेट करता है? सपोज एक बंदा है, वो एक प्रोडक्ट बेच के 10 रुपया अर्न करता है और दूसरा बंदा एक प्रोडक्ट बेच के 1,000 अर्न करता है, तो कौन ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 1,000 वाला। बट जो 10 रुपये अर्न करता है वो एक दिन में 10,000 चीजें बेच देता है, और जो 1,000 अर्न करता है वो सिर्फ 2 ही चीजें बेच पाता है। तो अब कौन अर्न करता है ज्यादा? पहला वाला। तो 10,000 इंटू 10 उसका 1 लाख हो गया। तो उसने ज्यादा कैसे अर्न किया? बिकॉज उसका टर्नओवर ज्यादा है। तो स्टॉक टर्नओवर क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो स्टॉक है ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कितनी टाइम टर्न अराउंड होता है। जितना टर्नओवर ज्यादा उतना प्रॉफिट ज्यादा। तो साइकिल जितनी जल्दी भागेगी उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमने इंडिकेट किया वो टाइम्स में है। और फ्रैक्शन मीन्स 0.54, ये फ्रैक्शन हो गया। तो इसके मुताबिक आप रेशियो फाइंड करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। लास्ट बेंच कर रहे हो। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मीन्स बैलेंस शीट, और स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 चीजें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या होता है? कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट्स। चलो, एसेट का दूसरा नाम, हमने पैसे कहां पे खर्च किए। और लायबिलिटी का दूसरा नाम, ये पैसे कहां से आए। तो सपोज आपने एक हाउस परचेज किया, हाउस की प्राइस है 20 lakhs।
आपने 15 लाख का लोन लिया और 5 लाख आपने डाले, तो 20 लाख एसेट की कीमत है। तो दैट इज आपने पैसे कहाँ खर्च किए एसेट लेने में, और वो आए किस कैसे? या तो ओनर ने दिए या तो आउटसाइडर ने दिए। ओनर ने जो फंडिंग प्रोवाइड की है वो क्या है? कैपिटल। और आउटसाइडर ने जो फंड प्रोवाइड किए हैं वो क्या है? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। अगर एसेट की वैल्यू से लायबिलिटी ज्यादा है तो कैपिटल नेगेटिव हो जाएगी और बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाएगा। बट अगर एसेट की वैल्यू से लायबिलिटी कैसी है? कम है, इट मीन्स देयर इज अ कैपिटल। तो जब तक कैपिटल है, ओनर्स फंड है, तो बिजनेस क्या होगा? सॉल्वेंसी में। तो बैलेंस शीट हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करती है। दूसरा आया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने एक ऑब्जेक्ट सीखा था, वो कौन सा था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस क्यों करते हैं? टू अर्न अ प्रॉफिट। तो हमने जो किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉप एंड लुक बैक। और ये कंसेप्ट हम बचपन से सीखते आए हैं स्कूल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। स्टॉप एंड लुक बैक देते हैं ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट। पीटीएम बुलाते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, बराबर। अब कहाँ थे और कहाँ है? पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है। तो सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट ही है। आपने पूरे साल बिजनेस किया तो एक साल में आपने क्या अर्न किया, बिजनेस के ओनर्स फंड को कैसे यूटिलाइज किया, कैसे प्रॉफिट अर्न किया, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मिल जाएगा। और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इग्नोर करके हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस किया था, बिकॉज वो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता था? कैश फ्लो। अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा बट कैश फ्लो नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये तीन चीजें किसमें आ गई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और चौथा आया नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट। ये नोट्स क्या होती है? आपने सेकेंड ईयर में सीखा ना फाइनल अकाउंट चैप्टर। तो फाइनल अकाउंट में आपने इंडिकेट किया था कि फिक्स असेट में क्या चेंजेस हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या फेरफार हुआ, ये सब कहाँ इंडिकेट किया था? नोट्स में। इन एडिशन टू दैट, कंपनी का जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, वो कंपनी के विजन के रिगार्डिंग कुछ बातें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंडिकेट करता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। और वो भी क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। तो ये सारी चीजें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं। आपको क्या करना है? घर पे जाके किसी भी एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। जो लोग सीबीएसई में थे उन्होंने तो 12th में ऐसा रिपोर्ट भी बनाया होगा अलग अलग कंपनी के ऊपर। सीबीएसई में कोई था? नहीं था। ओके, बनाया है ना आपने? 12th में प्रोजेक्ट नहीं आता था किसी भी एक कंपनी का कैश फ्लो बनाने का? ओ, तो नहीं होगा। तो वॉट एवर इट इज। तो अब एक अच्छी वाली कंपनी का मैं आपको कंपनी भी दे देता हूं जो आपको समझ भी आएगी। द नेम ऑफ द कंपनी इज नवनीत लिमिटेड। बराबर। वो एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके शांति से देखना और पढ़ना। चलो, टेक्निक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हमारा पूरा चैप्टर था। एक था रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आपका एनालिसिस पार्ट नहीं था, सिर्फ रेशियो ढूंढना आता था। इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक that establish a relationship between two or a combination of more than two items of the financial statement. They are from the balance sheet, income statement, cash flow statement और other things. Other things means कितने रेशियो में आप शेयर की मार्केट प्राइस को भी कंसीडर करते हो,
लाइकवाइज डिविडेंड पे आउट रेशियो, बराबर, तो प्राइस अर्निंग रेशियो, तो ये सब वहां पे काम लगेगा। और ये क्यों हम फाइंड करते थे, तो टू मेजर द एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। दूसरा कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट था कॉमन साइज स्टेटमेंट। टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, इसलिए इसको 100% स्टेटमेंट भी कहते हैं। सपोज दो कंपनीज ले लेते हैं, एक लिबर्टी और बाटा, दोनों क्या बनाते हैं, शूज बनाते हैं। अब कंपेयर करना हो, दोनों का सेल्स डिफरेंट है, दोनों की एक्टिविटी करने के लिए सेगमेंट डिफरेंट है, तब डायरेक्टली सेल्स और प्रॉफिट नहीं कंपेयर कर सकते। बट अगर आप इनकम स्टेटमेंट को परसेंटेज में डिवाइड कर दोगे, टोटल सेल्स इज कंसीडर्ड एज 100%। अब उसने रॉ मटेरियल पे कितना परसेंटेज खर्च किया, उसका प्रॉफिट कितना परसेंटेज आया, उसका लेबर कॉस्ट कितना परसेंटेज है, मार्केटिंग कॉस्ट कितना परसेंटेज है, तब तो आप इजीली दो कंपनी को कंपेयर कर पाओगे ना। तो जब दो कंपनी की साइज अलग है, उनका बिजनेस अलग है, उनका एरिया या सेगमेंट अलग है, तो तब आपको उसको कंपेयर करने के लिए कौन सा मेजर, कौन सा टूल यूज करोगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसी तरह से कंपनी की बैलेंस शीट कि टोटल असेट के कितने परसेंटेज कैपिटल है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, फिक्स एसेट है, तो ये सब किसमें आ जाएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इसका यूज किसके लिए करोगे, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर कंपनीज। याद रखना, ये एमसीक्यू में आएगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट कहाँ यूज होगा, किसको कंपेयर करने के लिए, टू और मोर कंपनीज। बट कंपेरेटिव स्टेटमेंट कहाँ यूज होगा, हमारी परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए विद द पास्ट। पास्ट से हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया। अब डेली थोड़ा और थोड़ा अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते जाओगे तो क्या होगा, प्रोग्रेस ही होगा ना। अल्टीमेटली आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। थोड़े थोड़े करके भी पैसे बचाओगे या इन्वेस्ट करोगे तो एक टाइम पे वो इतने बड़े हो जाएंगे कि आप मेजर भी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, शाह थे। तो पापा और वो दोनों साराभाई में जॉब करते थे और साराभाई केमिकल्स में सैलरी और वो सब बहुत कम थी। बट वो क्या था, उनको कंपाउंडिंग और ये सब पता थे, दोनों की सैलरी सिमिलर ही थी। बट उन्होंने ये कंपाउंडिंग का यूज करके धीरे धीरे करके पैसे इतने इकट्ठे कर लिए कि आज उनकी नेटवर्थ मोर देन 10 करोड़ है। तो उन्होंने स्टॉक में पैसे डाले हैं, प्रॉपर्टी में पैसे डाले हैं, और आफ्टर रिटायरमेंट उनके पास नियरली 1.5 लाख तो रेंट ही आता है अलग अलग प्रॉपर्टी का। सो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या है, यहां पे हम कंपैरिजन के लिए कंपेरेटिव स्टेटमेंट यूज करता है। ये क्या हो गया, ये इसको चलो, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट पीरियड आर कॉल्ड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स हम हमारी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन हमारे पास्ट के साथ करते हैं। एंड टू नो अबाउट द कंपेरेटिव स्टेटमेंट यूजर नीड
to use the tool or technique of financial statement analysis. Various items of financial statement are presented in comparative form, which may be a table. हमने सीख लिया था 12th में comparative statement, जहां पे हम टेबल बनाते थे लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, और उसके बाजू में कौन सा कितने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ऐसा स्टेटमेंट बनाते थे. It enable one to have a comparative view of multiple parameter for 2 or more period at a glance. उसके बाद आया ट्रेंड एनालिसिस, और ट्रेंड एनालिसिस आप स्टेटिस्टिक में पढ़े थे 12th में इन द चैप्टर ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज आपको अलग अलग ट्रेंड दिखाते थे. लीस्ट स्क्वायर मेथड थी, क्वार्टरली एवरेज या 4 ईयरली एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, ये सब था ना. तो वो आपको ट्रेंड इंडिकेट करता है कि भाई ये ट्रेंड आपका कहाँ जा रहा है, आपका सेल्स कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, उसका ट्रेंड इंडिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सालों से 2-4 मोटर की कंपनी थी, हीरो, बजाज, इनके शेयर के प्राइस बढ़ नहीं रहे थे, और उसका मेजर रीजन क्या था, ओला एनेथर. बिकॉज जो कन्वेंशनल व्हीकल थे सबको लगता था कि उसका मार्केट धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगा, बिकॉज लोग ईवी प्रीफर करेंगे, तो इसीलिए ये कंपनी के शेयर के प्राइस नहीं बढ़ रहे थे. बट जब हीरो ने डिक्लेयर किया कि एथर के अंदर उसका हिस्सा है, इवन हीरो ने अपना खुद का ईवी ब्रांड हीरो वीडा करके लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद सबको लगा कि इसमें भी इसका पोटेंशियल है. सिमिलरली बजाज ने बजाज चेतक और बहुत सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, तो उसके बाद उसके शेयर के प्राइस बढ़ने लगे. तो ये आपको ट्रेंड दिखाता है कि आपकी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, उसका सेल क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा. बराबर. एक कंपनी है, अपना 70% प्रॉफिट वो कौन से प्रोडक्ट में से अर्न करती है, ये कंपनी का नाम मैंने लिखा आईटीसी. हाँ, टोबैको, सिगारेट्स, उसमें से 70% प्रॉफिट अर्न करती है. बट उसका प्रॉफिट बढ़ क्यों नहीं पा रहा, उसका मेजर रीजन इज गवर्नमेंट पॉलिसी. बिकॉज हर साल उसमें नया नया टैक्स ऐड होता ही रहता है. बट यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट कितनी भी महंगी होगी, जो कंज्यूम करने वाला है वो महंगा भी कंज्यूम करता है, तो उसका प्रॉफिट मेंटेन तो रहता है. और आईटीसी की बाकी सारी जो प्रोडक्ट थी वो उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है. लाइकवाइज होटल बिजनेस और स्टेशनरी बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस, बहुत सारे, कॉस्मेटिक्स वो एफएमसीजी में आ गया. उसके बाद वो पेस्टिसाइड्स, ये सारे बिजनेस में है आईटीसी. बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में डाइवर्सिफाइड किया, और अब ये सारे बिजनेस भी उसका प्रॉफिट अर्न करने लगे. तो जब ये सब रिकॉग्नाइज हुआ तो उसके शेयर के प्राइस और उसका रिटर्न भी बढ़ गया. तो ये सब आपको कहाँ पता चलेगा, ट्रेंड एनालिसिस में. और 5th वन इज फंड फ्लो एनालिसिस और स्टेटमेंट, वो हमने 2nd ईयर में पढ़ा था. फंड का मीनिंग क्या था इसके अंदर, ना करो यार, एसवाई बनी ना है ने. फंड फ्लो में फंड का मीनिंग क्या था, नेट वर्किंग कैपिटल. फंड का मीनिंग क्या था, नेट वर्किंग कैपिटल. तो सोर्सेस ऑफ फंड, यूजेस ऑफ फंड बनाते थे ना आप. हाँ, तो बिजनेस की जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसका मूवमेंट आपको कहाँ पता चलेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में. तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स है. अब कौन से लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, सबसे पहला बंदा कौन आया, शेयर होल्डर.
शेयर होल्डर मीन्स जो कंपनी के रियल ओनर है, जिसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। तो ओनर क्या सोचेगा, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो आप सबसे लिक्विड एसेट के अंदर हो। आपको जरूरत लगी, पैसे चाहिए तो बेच दो उसको, आपके पैसे तुरंत लिक्विड हो जाएंगे। जबकि आपने फिक्स एसेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो अर्जेंटली पैसे चाहिए तो क्या आप प्रॉपर्टी बेच पाओगे? और अर्जेंटली बेचने जाओगे तो क्या होगा, आपको पैसे कम मिलेंगे, बराबर। बट शेयर में ऐसा नहीं है, वहां पे ज्यादातर लिक्विडिटी रहती है। तो एज अ, बट यहाँ इसका ड्रॉबैक क्या है, प्रॉपर्टी का प्राइस रोज नहीं पता चलता, शेयर का प्राइस रोज पता चलता है। ओला घटी गयो, વેચી દો, થાય ને એવું, बराबर। तो इसमें पेशेंस चाहिए हमें। तो बीइंग ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेनली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहां से ढूंढेंगे, तो एक ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, पी रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये सब है। इंडिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है, एमआरएफ टायर। उसका प्राइस क्या है, नियर 1,07,000 पर शेयर। और दूसरा एक कंपनी का नाम एशियन पेंट, उसका प्राइस नियर 3,000 या 4,000 है। बट एक्चुअली आप मेजर करने जाओगे ना, तो एशियन पेंट्स इज मोर कॉस्टली देन एमआरएफ, बिकॉज एमआरएफ का पी नियर 30 है, जबकि एशियन पेंट का पी नियर 70 है। मीन्स आप एशियन पेंट की अर्निंग का 70 टाइम्स पैसे उसको खरीदने के लिए दे रहे हो। तो ये सब चीजें आपको कहाँ पता चलती है, पी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यहाँ पे इन द सेंस इन्वेस्टर में शेयर होल्डर भी आ जाएंगे, बट यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करेंगे। दे आर इंटरेस्टेड टू नो द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स सपोज अदानी में भी क्राइसिस आया था, तो दुबई के एक फंड ने उसमें बहुत सारे पैसे डाले और उसके शेयर्स को स्टेबल कर दिया। वो पैसे उसके भाई के थे या वो नए इन्वेस्टर के, वो हमें नहीं पता। तो वो इन्वेस्टर हुआ, वो क्या चेक करेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, टर्नओवर रेशियो क्या है। वो सॉल्वेंसी क्या इंडिकेट करता है, it indicates liquidity, short term solvency of the business, whether the business is able to pay its short term creditor or not. अब लेंडर्स, लेंडर्स मीन्स लोन प्रोवाइडर। बैंक को किसको लोन देनी है, जिसे लोन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है और वो जाएगा बैंक को कि मुझे लोन दे दो, तो बैंक देगी। मगर अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको पता है, बैंक को पता है कि भाई इसके पास सब कुछ है, बहुत पैसे है, बराबर, अगर वो चुका नहीं पाएगा तो हम उसकी एसेट बेच के भी पैसे ले लेंगे, तो बैंक उसको लोन ऑफर करेंगे। तो बैंक लेंडर को किसको पैसे देने हैं, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, मीन्स जहां पे पैसों की सेफ्टी है। तो लेंडर क्या देखेंगे, यहाँ पे बता दिया है, दे विल कीप एन आई ऑन द सेफ्टी परस्पेक्टिव ऑफ देयर मनी। तो वो कवरेज रेशियो देंगे, देखेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेंगे। ये सारे रेशियो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर में कौन आएगा, जो बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे आर दी क्रेडिटर। यहाँ पे हम गुड्स की बात करेंगे। तो क्रेडिटर क्या देखेगा कि भाई उसके पास इनफ करंट असेट है टू पे द करंट लायबिलिटी और नॉट। सबको पता है कि स्पाइस जेट डेब्ट में डूबी हुई कंपनी है, फिर भी जो
फ्यूल प्रोवाइडर है वो उसको क्रेडिट पे फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, क्यों देते हैं? बिकॉज एयरलाइन का बिजनेस कैसा है, लिक्विडिटी वाला बिजनेस है। मुझे प्लेन में जाना है तो मुझे अभी टिकट बुक करके अभी पैसे देने होंगे, और फ्यूल का पैसा तो कंपनी को महीने के 1 महीने के बाद चुकाना है। तो उसके पास अभी तो कैश आ रही है ना, तो अभी जो कैश आएगी उसमें से वो पास्ट का पेमेंट करेगा तो ही उसको नया फ्यूल मिल जाएगा ना, तो उसके पास लिक्विडिटी है। इसीलिए कंपनी, उसका बुक वैल्यू नेगेटिव है फिर भी फंड प्रोवाइड करते हैं। तो क्रेडिट और लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखेंगे, ये लिक्विडिटी रेशियो मेजर करेंगे। अब एम्प्लॉइज, आप ग्रेजुएट हो गए और आपको जॉब करनी है, दो कंपनीज है, एक कंपनी में आपको बहुत कम काम करना है और हैंडसम सैलरी मिल रही है, और दूसरी कंपनी में बहुत सारा काम है और आपको सैलरी अकॉर्डिंग टू योर वर्क मिल रही है। तो आपको कहाँ काम करना चाहिए, पहली या दूसरी? एक्चुअली में दूसरी, क्योंकि पहली के पास काम ही नहीं है तो वो पैसे कैसे दे रही है आपको? कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को 1,000 रुपया कब देगा, जब वो एम्प्लॉय उसको 10,000 कमा के देगा। अदरवाइज ऐसे तो ऐसे एम्प्लॉय को थोड़े दिन रखेंगे और टाटा बाय बाय कह देंगे, और बाद में क्या होगा, अगर आपको हैबिट हो गई आराम करने की तो काम करने में मजा नहीं आएगा। कोविड के जो 6-8 महीने आपने रेस्ट लिया था उसके बाद रूटीन लाइफ में बहुत तकलीफ हो गई थी। उस टाइम पे तो रात को 3 बजे तक पबजी खेला था, बट अब पॉसिबल है। खेलते थे पबजी? हाँ, मैं नहीं खेलता था। बराबर। तो आपको चेंज हमेशा क्या होता है, तकलीफ देता है, ये याद रखना। चेंज हमेशा तकलीफ देता है, चाहे वो चेंज अच्छा हो या बुरा, तकलीफ तो देगा ही देगा। बट हमारी बॉडी उसके बाद क्या हो जाएगी, उससे हैबिचुअल हो जाएगी। अच्छे चेंज से हैबिचुअल होगी तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, और बुरे चेंज से हैबिचुअल हो गई तो पनिशमेंट मिलेगी। पहली बार कोई स्मोक करेगा तो उसको खांसी आएगी, बट बाद में बॉडी उसको एडजस्ट कर देगी। बाद में वो गैस, पानी गरम, मेंढक अंदर, गैस चालू, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम बताया था ना, बस समझ लेना। नहीं आए होंगे आप। बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम एक एक्सपेरिमेंट है, पे इसी एक में गर्म पानी के अंदर एक वो फ्रॉग को रखना है, फ्रॉग क्या कूद के बाहर आ जाएगा बिकॉज उसको जलन होगी, उसको कुछ नहीं होगा। और दूसरे पतीले में ठंडे पानी में फ्रॉग को रखना है तो वो मस्त तैरेगा, और बाद में गैस चालू कर देना है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया। बिकॉज जो स्मॉल चेंजेस है ना वो ह्यूमन बॉडी मेजर नहीं कर सकती, इसलिए वो अंदर ही मर जाएगा। तो अगर कोई स्मोक करता है, टोबैको कंज्यूम करता है, एक्सेसिव क्रेडिट का यूज करता है, तो समझ लो गैस चालू हो गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बराबर। तो संभल के रहना है। वैसी ही चीज कंपाउंडिंग अच्छी आदतों के लिए भी होती है। एक बंदे ने पूछा कि एक ऐसा आप मुझे कुछ दो कि जैसे मैं सुधर जाऊं। तो मैंने मेरे स्टूडेंट को बताया कि एक काम कर, तू एक ही चीज कर, आज से 3 दिनों के लिए तू एक टाइम टेबल बना जिसमें तय किए हुए टाइम पे जग जा, और जो फिक्स टाइम किया है उस टाइम पे खाना खा ले, और जो फिक्स टाइम दिया है उसके ऊपर सो जा। ऐसा बना दे शेड्यूल, और तब तक वो फॉलो कर जब तक तू कांस्टेंट 3 दिन तक वो नहीं कर सकता। वो आप एक दिन भी नहीं मेंटेन कर पाओगे। एक दिन में 2 बार खाना खाना, एक बार जागना और एक बार सोना, ये 4 टाइम भी आप एग्जैक्टली मैच करने में आपको तकलीफ हो जाएगी। तो ये एक अच्छी आदत है।
बट ये आप हैबिचुअल बना दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा मिलेगा। कोई बंदा कहेगा कि मैं 60 ईयर्स में या 67 ईयर्स की कम एज में डेथ हो गई, बट वो बंदा 10 बजे उठता था। अब गिनो, जो बंदा 6 बजे उठता था वो 50 साल जिएगा तो भी उसको हर एक दिन 4-4 घंटा ज्यादा मिला, तो उसकी लाइफ ज्यादा हुई ना, जो 10 बजे उठता है उससे। तो बेसिकली कोई मैटर नहीं करता कि कौन ज्यादा जिया कौन ज्यादा मरा, बराबर। सब यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो बात करेंगे एम्प्लॉइज की। तो एम्प्लॉय विल इंटरेस्टेड टू नो द ओवरऑल फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिलायंस के एम्प्लॉय है तो वो ज्यादा सैलरी डिमांड करेंगे बिकॉज कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। बट कोई ऐसी कंपनी है वोडाफोन आइडिया जो ऑलरेडी लॉस कर रही है, अब उसके एम्प्लॉय बोलेंगे कि मुझे ज्यादा सैलरी दो, तो वो कहेगी टाटा, बराबर। हम ही अर्न नहीं कर रहे तो आपको कहां से सैलरी ज्यादा देंगे। तो एम्प्लॉय भी अपनी डिमांड रखने से पहले कंपनी की लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब चेक करेंगे। आप कोई भी बिजनेस करो, उसका 50% का पार्टनर कौन होता है? गवर्नमेंट। भले हमने नहीं बनाया बट वो 50% का पार्टनर हो जाता है। आप इनकम अर्न करो या ना करो, आपको सारे टैक्सेस तो देने ही है। जीएसटी देना है, सर्विस चार्ज देना है, उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स देना है। सभी टैक्स के मुताबिक आपका 50% पार्टनर कौन बन जाएगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके अपने टैक्सेशन के और बाकी सारी पॉलिसी डिसाइड करेगी। अब मैनेजर, मैनेजर में प्रोडक्शन मैनेजर क्या देखेगा? इनपुट आउटपुट रिलेशन। इनपुट से आउटपुट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए तो ही प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे ना। तो इनपुट आउटपुट रेशियो, रॉ मटेरियल कंजप्शन रेशियो प्रोडक्शन मैनेजर चेक करेगा। सेल्स मैनेजर क्या डिसाइड करेगा कि ब्रेक इवन पे जाने के लिए मुझे कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे। मैं कितने ज्यादा यूनिट सोल्ड करूंगा तो मेरा टारगेट अचीव होगा, बराबर। तो वो टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, ये सब चेक करेंगे। फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर पैसों की डिमांड कर रहा है तो फाइनेंस मैनेजर देखेंगे कि भाई लास्ट टाइम जो पैसा दिया था उसके सामने हर एक डिपार्टमेंट ने उसको कितना रिटर्न दिया है, वो हिसाब मांगेगा ना। उसके बाद उसको पैसा दिया जाएगा। आपके पेरेंट्स आपको पैसा देते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको इन्वेस्टमेंट बना दो या एक्सपेंडिचर बना दो। इन्वेस्टमेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ एकेडमिक रिजल्ट नहीं। मेरा तो मानना है कि कोई भी एग्जामिनर किसी भी स्टूडेंट को 3 घंटे में इवेल्युएट नहीं कर सकता। इट मे बी पॉसिबल कि उसको सब आता है बट एग्जाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाया किसी भी रीजन से, और उसका रीजन थोड़ा डाउन आ गया। बट आपको प्रैक्टिकली कितना कैसे आता है, इसीलिए एमबीए से लेके जीपीएससी यूपीएससी हर एक जगह पे मिनिमम क्राइटेरिया कितने परसेंटेज है? 50%। उसके बाद तो उसको खुद परफॉर्म करना है, वो कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाता है। आपकी डिग्री आपको पहली जॉब दिला पाएगी बट उसके बाद उसका प्रमोशन या आपकी नई जॉब तो आपका परफॉर्मेंस ही देगा। और वो परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा? आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड के ऊपर, आप कितना सीखना चाहते हो। बाकी मार्क्स से तो માર્ક્સ अच्छी बात है, સર જ કીધું હતું ભાઈ માર્ક્સ નહીં લાવવાના એટલે હું ના લાવ્યો ના કહેતા। પછી चीफ एग्जीक्यूटिव और जनरल मैनेजर का काम क्या है? सभी मैनेजर को इंडिकेट करना कि आपको क्या करना है, इसलिए वो तो ऑल रेशियो को कंसीडर करेगा। चलो अब रेशियो की कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं हम।
राइट डाउन. टाइप्स ऑफ रेशियो. जिसमें सबसे पहला ग्रोस प्रॉफिट रेशियो. फॉर्मूला इज ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. अब सेल्स मीन्स व्हाट? नेट सेल्स. नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. अब ग्रोस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो सेल्स माइनस सीओजीएस. अब सीओजीएस क्या है? इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिंग और एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग. अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस एक्सपेंस ऑन परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बाकी है लिखना, इतना लिख लो पहले. बट अगर हमारा बिजनेस कैसा है? मैन्युफैक्चरिंग. तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे मिलेगा? पहले आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड. मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये मटेरियल कंज्यूम मैंने लिखा. उसके अंदर ऐड क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जिसके अंदर प्लस करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. जो भी माइनस करूंगा वो ब्रैकेट में लिखूंगा. तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जिसको मैं सेल्स में से माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? ग्रोस प्रॉफिट.
लिख लिया कि बाकी है? चलो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब यहां पे देखो, अंडरलाइन करो मटेरियल में, हाई ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज फेवरेबल साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट। बट ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज हाई है, उसका रीजन क्या होता है? किस वजह से ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है? एक, हाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो मार्जिन बढ़ जाएगा ना। या तो लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो बोथ। इससे उल्टा, अगर जीपी परसेंटेज लो है तो उसका रीजन क्या होगा? या तो सेलिंग प्राइस कम है, या तो हाई सीओजीएस, या तो बोथ। अभी सारी ऑयल कंपनी ने, ओएनजीसी, बीपीसीएल, अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए और लाइफ टाइम का सबसे ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर किया। और उसका रीजन क्या था? क्या था? लो सीओजीएस। कोविड टाइम पे उसको ना, उन्होंने लॉस किया था। बट अभी क्या हुआ, पेट्रोल के प्राइस बहुत, क्रूड का प्राइस कम हो गया, 150 से कम होके नियर 80 रुपीज पर बैरल क्रूड का प्राइस हो गया है। बट पेट्रोल का प्राइस तो 96 97 ही है ना। तो कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट बढ़ गया ना। तो पहला रेशियो हमने खत्म किया, कौन सा? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, पता चला? ओके। नाउ पॉइंट नंबर 2। ये रेशियो चालू किया ना, ये उसके ऊपर पहले हेडिंग लिख दो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्योंकि पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही देख रहे हैं। चलो, दूसरा रेशियो क्या आया? नेट प्रॉफिट रेशियो। और उसकी फॉर्मूला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। बट इसे ढूंढने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। क्या था इनकम स्टेटमेंट? सबसे पहले क्या आता था? सेल्स। उसमें से मैंने क्या माइनस किया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मुझे क्या मिला? ग्रोस प्रॉफिट। उसके अंदर मैंने प्लस किया ऑपरेटिंग इनकम। जस्ट अ मिनट। अदर ऑपरेटिंग इनकम, वो प्लस की। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस नहीं आते?
यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन से नहीं आएंगे? इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अब बोलो बराबर। इन्वेस्टिंग पे तो इनकम ही होगी। एक्सपेंस कौन से थे? इंटरेस्ट एक्सपेंस। और दूसरा एक एक्सपेंस ऐसा था जो ऑपरेटिंग में हम लिखते थे बट आएगा नहीं, टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स कैश फ्लो में आप माइनस करते थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में, बट वो ऑपरेटिंग नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या नहीं आएगा? ब्रैकेट में लिख के रखो, इंटरेस्ट एंड टैक्स। वैसे भी आता है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, और ये सब भी नहीं आता, बट बेसिकली ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब मुझे क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके अंदर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करूंगा एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? पीबीटी। पीबीटी मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से मैं टैक्स माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट और सेल्स का रेशियो, तो मेरा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये सब याद नहीं रखना, समझना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर? अब नेट प्रॉफिट रेशियो क्या इंडिकेट करता है? बाकी है लिखना। डन। नेट प्रॉफिट रेशियो shows overall profitability of business। क्या इंडिकेट करेगा? बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। इट इज बेस्ट टूल टू मेजर efficiency of management। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा बेस्ट टूल है जिससे हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का पता चलेगा और मैनेजमेंट की इफिशियंसी पता चलेगी। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हो ना हो फिर भी कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं जिससे उनका मैनेजमेंट उनके हाथ से ना चला जाए। अब इसका इंटरप्रिटेशन याद रखना, लिखना बाकी था। अब इंटरप्रिटेशन देखो। नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड द proportion ऑफ रेवेन्यू that find its way into profit after meeting all expense। तो इन सिंपल वर्ड्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज नेट प्रॉफिट। हाई नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट पॉजिटिव रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आया तो लिखो नंबर 3,
ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाद में लिखाऊंगा, पहले लिखो ऑपरेटिंग रेशियो। अब ये कैसे मिलेगा, तो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और इसी के साथ रिलेटेड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो एक फॉर्मूला आएगी, टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। या तो दूसरी फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमने ऊपर ढूंढ लिया था ना इनकम स्टेटमेंट में, तो वो वहां से ही चिपका देने का डायरेक्टली। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखो, ये क्या इंडिकेट करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेजर द परसेंटेज ऑफ ईच सेल इन रुपीज दैट रिमेन आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंस एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम कौन से खर्चे नहीं लेते, एक इंटरेस्ट और दूसरा टैक्सेस। इंटरेस्ट क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज खुद के पैसे से बिजनेस किया होता तो इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ता, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। और टैक्स क्यों नहीं लेंगे, वो तो फिक्स ही है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम बिजनेस ऑपरेशन से टैक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो गवर्नमेंट जितना मांगेंगे उतना देना ही पड़ेगा। This ratio followed closely by analysis because it's focus on operating result. बिजनेस भले लॉस कर रहा हो, बट अगर उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी प्रोस्पेक्टस बढ़ जाएगा। लाइक स्टार्टअप लाइक जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार। जोमेटो का एग्जिस्टेंस अभी मार्केट में हर जगह पे है, तो भले अभी भी उसका प्राइस आईपीओ से थोड़ा ही ऊपर आया है, बट सभी इन्वेस्टर उसके अंदर बिलीव करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे उसके पास मोट है। मोट मीन्स आपके बिजनेस में कुछ ऐसी पावर जहां पे दूसरा कोई आके एंटर नहीं कर सकता। अगर आपको एक ऐसा कप मिले जिसके अंदर सिर्फ पानी ही डालना है और आप सिर्फ चम्मच घुमाओगे तो आपको चाय या कॉफी मिल जाएगी, हरदम पीते ही रहना है, तो इसी को मोट कहते हैं। आपको नया कुछ नहीं करना, कैडबरीज डेयरी मिल्क नया कुछ नहीं करती, रक्षाबंधन हो या वैलेंटाइन डे हो, कुछ मीठा हो जाए, कोई नई चीज बनाती ही नहीं है, वो सिर्फ पैकिंग अलग कर देती है। एक डेयरी मिल्क में हाथ डाल दिया, चलो 50 रुपए बढ़ा दो, होगा ना तकलीफ, मीन्स दैट इज कॉल्ड मोट। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपका मोट इंडिकेट करता है। तो अभी हम जोमेटो की बात करते थे, उसके पास फिजिकल प्रेजेंस का मोट है और वो उस प्रेजेंस को यूटिलाइज कर रहा है। उसने क्या किया, उसके पास बहुत बड़ी इंसानों की फौज है जो डिलीवर करते हैं, तो उसने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया। अब जोमेटो फूड के साथ प्रोडक्ट भी डिलीवर कर रहा है। इन एडिशन टू दैट वो फूड वाले को पहले जो कमीशन देता था वो अब कम दे रहा है, और हमारे पास से भी चार्ज ले रहा है, और रेस्टोरेंट वाले को भी लगता है कि भाई हमारा बिजनेस जोमेटो से बढ़ रहा है,
तो वो वहां से ज्यादा मार्जिन ले रहा है, पहले 10% ले रहा था, अब नियर 25% मार्जिन वो लोग चार्ज कर रहे हैं। इसलिए अगर आप प्राइस लिस्ट देखोगे ना, तो शॉप के जो समोसा 12 या 15 रुपए का मिल रहा है, जोमेटो की लिस्ट में वो 25 रुपए का होगा, और बाद में आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, मतलब 25 नो समोसो ले ली तू, तो आपको ऐसे वो एक्चुअली वो मैं नहीं बता सकता, बट बोल रहे हैं सब लोग वहां के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अलग होती है शायद। चलो, सपोज आपको पता है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो आप कॉस्ट कम करोगे ही ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑफन रिलेटेड टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने क्या नहीं गिना था, इंटरेस्ट और टैक्स नहीं गिना, इसलिए ईबीआईटी आ गया। उसके बाद क्या आया, एक्सपेंस रेशियो। तो लिखो पॉइंट नंबर 4, स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशियो। और स्पेसिफिक एक्सपेंस में कोई भी आ सकता है, बराबर। मुझे जो खर्चों का रेशियो ढूंढना है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, सेलिंग एक्सपेंस हो, एडमिन एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, अगर मुझे देखना है कि सेल्स अर्न करने में वो एक्सपेंस का कंट्रीब्यूशन कितना है, तब ये रेशियो काम लगेगा। इसकी फॉर्मूला, जो एक्सपेंस है वो डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। अब ये चारों रेशियो जो हमने ढूंढे हैं वो कौन से थे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बट नीचे ब्रैकेट में लिख के रखो, ऑल दी एबो 4 ratios आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर हैंड राइटिंग नहीं क्लियर हो तो बोलना, हाँ, इन रिलेशन टू सेल्स। बट जब आप इनकम की बात करते हो, तो एक तो कंपैरिजन सेल्स के साथ करते हो, दूसरा किसके साथ करते हो, प्रॉफिट की बात करते हो, तो एक तो कंपैरिजन सेल्स के साथ की, बट दूसरा किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ। तो अब जो बाकी के रेशियो आएंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो अब जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो क्या है, बिकॉज सेल्स के साथ ही कंपेयर करना ठीक नहीं होगा ना, पैसे कितने डाले वो भी देखना पड़ेगा ना, कि नहीं देखना पड़ेगा। चलो अब बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। चलो पहला रेशियो कौन सा आया, रिटर्न ऑन एसेट रेशियो।
एसेट था या इन्वेस्टमेंट था? कुछ रह नहीं गया ना ऊपर? हाँ रह गया। जिसको हम ROI कहते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियो ऑफ ऑल। इट इज द परसेंटेज रिटर्न ऑन फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर। ओनर को कितना रिटर्न मिला? इन शॉर्ट, this ratio tells the owner whether or not all the efforts put into the business has been worthwhile or not. It compare earning, return, profit with the investment in the company. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा? रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बट ये रिटर्न कौन सा है? तो लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। बिकॉज यहां पे तो फॉर्मूला क्या लिखी है? रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बट ऊपर लिखा है कि किसका इन्वेस्टमेंट? ओनर का। ओनर कौन है? शेयर होल्डर। तो क्वेश्चन अराइज हुआ शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? बोलो। अब शेयर होल्डर्स फंड ढूंढने की दो मेथड है। पहली मेथड ये सुना है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो कैपिटल मीन्स सारा ओनर का ही हुआ ना। और दूसरा शेयर होल्डर्स फंड मीन्स शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों आ गई, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉस। यहां पे भी एसेट में हम फिक्टिशियस एसेट को काउंट नहीं करेंगे। तो या तो एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो, या तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। उसको याद करो, फाइनल अकाउंट में शेयर होल्डर फंड में ही हेडिंग में लिखते थे। बट अगर एसेट साइड कोई लॉस है, लाइकवाइज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, तो आप उसको डिडक्ट कर दोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर। तो ये सारे लॉस को क्या कर दोगे? माइनस। क्लियर? दूसरा है रिटर्न ऑन एसेट्स। मेरे बाद किसका लेक्चर है? होगी। जब आप एसेट में पैसे डालते हो तो इंटरेस्ट का खर्चा काउंट करते हो। अगर अपने पैसे डालते तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता। आपने किसी एसेट में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, अगर खुद के होते तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता। लोन लिया है तो ही इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है ना। तो एसेट के ऊपर अगर आप रिटर्न गिनते हो तो इंटरेस्ट के खर्चे को काउंट नहीं करना चाहिए ना हमें, कि करना चाहिए?
मुझे किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिला ये देखना है, तो मुझे ये पैसे डालने के लिए जहां से मैंने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट को तो मैं काउंट नहीं कर सकता ना, बिकॉज मुझे एसेट में से रिटर्न कितना मिला वो जानना है। मैंने खुद के पैसे डाले होते तो ये खर्चा होता ही नहीं। इसलिए यहाँ पे अर्निंग कौन सी आएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट टैक्स तो चुकाना ही है, जो भी रिटर्न है वो, इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इन एसेट। सपोज आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर ढूंढने को बोला है तो कैसे मिलेगा, ओपनिंग एसेट प्लस क्लोजिंग एसेट डिवाइड बाय 2 इंटू 100। क्लियर। तो अंदर देखो क्या लिखा है, द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन net profit and asset employed to earn that profit. The ratio measure the profitability of the firm in terms of asset employed. एक आएगा रिटर्न ऑन एसेट की फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। बट जो कॉलेज में यूज करते हैं वो फॉर्मूला ये दो है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स, या तो नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, दोनों सेम ही हुआ, डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट इंटू 100। क्लियर। उसके बाद सेवंथ वाला रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये भी सिमिलर ही हुआ, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। यहाँ पे टोटल एसेट में से मैंने क्या डिडक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी, बराबर। तो यहाँ पे लिख के रखो कैपिटल एम्प्लॉयड की दूसरी फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, बिकॉज टोटल एसेट में से मैंने क्या डिडक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से मिलेगा, टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी, या तो फिर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। एनसीएल मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी, लिख के रखो। चलो अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में लिखना। चलो, रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर के फंड पे आपको क्या रिटर्न मिला है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ढूंढने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्यों, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का, डिवाइड बाय नेट वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100।
क्लियर? एक बार देख लो, अंदर से ही लिखना है ये फॉर्मूला। उसके बाद अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसके ऊपर लिख के रखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। मीन्स अब जो बचा वही इक्विटी शेयर होल्डर का हुआ ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो, आपने आपकी अर्निंग का कितना प्रोपोर्शन एज अ डिविडेंड दे दिया, तो उसकी फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन ईपीएस। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर, बिकॉज डिविडेंड भी पर शेयर लिया है। डिविडेंड पे आउट रेशियो आप अलग तरह से भी ढूंढ सकते हो, कैसे? इक्विटी डिविडेंड पेड, लिख के रखो डिविडेंड पे आउट रेशियो की दूसरी फॉर्मूला, अंदर वाली सही है हाँ? इक्विटी डिविडेंड पेड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। सेम ही हुआ ना, बिकॉज डिविडेंड पर शेयर में भी इक्विटी डिविडेंड पेड को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं, और ईपीएस में भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से ही डिवाइड करते हैं, तो दोनों सेम ही हुआ। इक्विटी डिविडेंड पेड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो की फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। और लास्ट है डिविडेंड यील्ड की फॉर्मूला, आपको मार्केट प्राइस पे कितना परसेंटेज डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड यील्ड, यील्ड मींस आउटपुट। मैं अभी रिलायंस का शेयर खरीदूंगा तो मुझे 2800 ही देने पड़ेंगे, बिकॉज उसकी मार्केट प्राइस उतनी है। तो डिविडेंड यील्ड क्या इंडिकेट करता है, मार्केट प्राइस पे मुझे कितना परसेंटेज डिविडेंड मिलता है। तो ये सारी फॉर्मूला परफेक्टली लर्न करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सम्स गिनेंगे। क्लियर?